ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेसिक वीडियो डाले थे जिसमें हम लोग पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एक बार फिर से रिव्यू थोड़ा करवा देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट प्राइमरी कार्बन, सेकेंड होता है आपका सेकेंडरी कार्बन, थर्ड जो होता है टर्सरी और फोर्थ आपका क्वाटरनरी होता है। नेक्स्ट आपका जो था क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब भी हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन किए थे तो उसमें सबसे पहले हम लोग बताए थे चेन के बारे में। एक ओपन चेन होता है, एक रिंग चेन होता है। तो ओपन चेन और रिंग चेन दैट मीन्स हाइड्रोकार्बन जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें हाइड्रोकार्बन आर ऑफ 2 टाइप्स, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपका आ जाएगा आपका एल्केन, अनसैचुरेटेड में आपका आएगा एल्कीन और एल्काइन। ये एकदम बेसिक चीज़ है जिसको आपको जानकारी होना चाहिए। और इस हाइड्रोकार्बन में एल्केन में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, एल्केन में कौन है और एल्काइन में कौन है, इसको आपको जानकारी लेना और इसको जानना। और हमेशा पढ़ाई जो है आप विदाउट स्ट्रेस होके कीजिए। स्ट्रेस लेंगे तो पढ़ाई को इंटरटेनमेंट करके पढ़िए, इंजॉय करके। जब भी क्लासरूम में बैठिए या रूम में भी आप पढ़ने बैठिए तो आप फुल ऑफ एनर्जी होना चाहिए, एनर्जी के साथ एनर्जेटिक बन के पढ़ना, ताकि जो भी स्ट्रेस होगा, जो भी निगेटिविटी होता है वो आपका दूर हो जाए। इस चीज़ पे आपको फोकस करना और एक सिस्टमेटिक पढ़ाई करना है। सीटिंग कैपेसिटी को जनरेट करना है। आज हम 30 मिनट बैठे तो कल 35 होना चाहिए, नेक्स्ट डे 45 होना चाहिए। इस तरह से सीटिंग कैपेसिटी जनरेट करना और एजुकेशन से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जो आपको बहुत दूर तक ले जा सके। बुक से दोस्ती करना और ये एक ऐसा दोस्त है जो कभी आपको साथ नहीं छोड़ेगा, बाकी सब साथ छोड़ सकता है। इसलिए एजुकेशन से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। एक बार नहीं समझ में आए 2 बार पूछना, 3 बार नहीं, इस तरह से आपको हमेशा पूछते रहना जब तक आप उसको समझ नहीं पाते। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में हम किए थे। इसमें सैचुरेटेड में आपका आया था एल्केन, सैचुरेटेड में आपका था एल्केन। उसके बाद अनसैचुरेटेड में 2 था एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और आपका था एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन। ये 3 चीज़ आपको जानना है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में आपको ये 3 चीज़। देखिए यहाँ पे एल्क जो होता है और एन जो है, एल्क है और इन है। इसके बाद आपका एल्क है और आइन। एल्क, एल्केन का 2 पार्ट्स होते हैं। एल्क को हम लोग बोलेंगे वर्ड रूट, इसको हम लोग बोलेंगे वर्ड रूट, और एन जो है इसको सफिक्स बोलते हैं। फिर उसी तरह एल्क भी, ये एल्कीन में भी ये आपका हो जाएगा वर्ड रूट और ये हो जाएगा आपका सफिक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह इसमें आपका हो जाएगा वर्ड रूट और ये हो जाएगा आपका सफिक्स, वर्ड रूट सफिक्स, वर्ड रूट सफिक्स, इस तरह से। अब इसमें बेसिक कुछ ऑब्जेक्टिव में आपको ध्यान रखना। जैसे सबसे पहले इसका जानेंगे कि एल्केन का जीएमएफ क्या होता है, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका फुल फॉर्म। तो फॉर्मूला इसका होता है CnH2n+2 होता है, CnH2n+2। इसका जो होता है CnH2n होता है और इसका जो होता है आपका CnH2n-2, जिसमें आपको जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें हमेशा ध्यान रखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन के बीच भी रहता है, लेकिन आपको मेन रूप से ध्यान रखना कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 बॉन्ड आपको दिया गया। कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है इसलिए हमेशा 4 बॉन्ड ये रहेगा। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा। और इसमें एल्काइल में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, ये हमेशा। अब हम लोग इसको जानेंगे, इसमें और बेसिकली 1 कार्बन
सिंगल बॉन्ड है, ये आपका 1 सिग्मा बॉन्ड रखता है। ये जो है 6 के जैसे लग रहा है, इसको हम लोग पढ़ेंगे सिग्मा बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, एक डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, और एक ट्रिपल बॉन्ड में आपका होता है 1 सिग्मा 2 पाई होता है, 1 सिग्मा और 2 पाई होता है। उसके बाद इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो पाया जाता है, HS का मतलब हुआ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो इसमें पाया जाएगा वो आपका होगा जनरली sp3। इसमें जो हाइब्रिडेशन होगा वो आपका होगा sp2, और इसमें जो हाइब्रिडेशन होगा वो आपका sp हो। उसके बाद इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है, sp3 का जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो आपका होता है 120 डिग्री। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट, इसका 120 डिग्री 180। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है। सबसे ज़्यादा जो पूछता है वो ज्योमेट्रिकल शेप इसका जो ज्योमेट्रिकल शेप होगा, इसका जो ज्योमेट्रिकल शेप होगा उसका होता है टेट्राहेड्रल। इसका ज्योमेट्रिकल शेप जो होता है वो आपका टेट्राहेड्रल। इसका ज्योमेट्रिकल शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और इसका जो होता है वो आपका होता है लीनियर। इसका जो आपका क्या हो जाएगा, लीनियर। देखिए ये सारी चीज़ आपको बेसिक चीज़ है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है, पूछता है। ज्योमेट्रिकल शेप तो निश्चित रूप से पूछता है, जैसे दे देगा आपको एल्काइन का ज्योमेट्रिकल शेप क्या होगा, एल्काइन का क्या होगा, एल्कीन का क्या होगा, इस तरह से। ये एकदम बेसिक चीज़ आपको याद रखना। बेसिक जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेस का होना या किसी भी चीज़ के लिए बेस का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। इसको एकदम ध्यान रखना, एकदम ईमानदारी पूर्वक पढ़ना है आपको। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फिजिकल, इनऑर्गेनिक, 11th 12th जितना भी है सारा एकदम आपको सिस्टमेटिक, जहाँ तक लेक्चर 1 होगा फिर लेक्चर 2 के बाद उसके जस्ट आगे दिया जाएगा, और आप लोग उसको पढ़िए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेहतर वीडियो लगेगा उसको सब्सक्राइब करना, अपने ग्रुप में भेजना, अपने दोस्तों के पास भेजना। इससे जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि बेस का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसको लिखा जाए, फिर इसके बाद हम लोग लिखते हैं। इसको लिखिए फिर। अब देखिए इसमें जो है n जो इसमें होता था, सब में जो n है, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। n जो यहाँ पर है आपका नंबर ऑफ कौन सा आइटम है, कार्बन एटम सब में। तो n का मान स्टार्ट हम लोग करेंगे 1 से, n का वैल्यू हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे। n का वैल्यू जब इस फॉर्मूला में आप पुट करेंगे, जब इस फॉर्मूला में n का वैल्यू जब पुट करेंगे तो n का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा CH4। जब n का वैल्यू 1 पुट करेंगे CH, तो एक कार्बन का जो बॉन्ड होता है इसका सफिक्स क्या होता है, n, ये आपका हो जाएगा मीथेन। समझे? n का मान जब 1 पुट करेंगे CH4, उसका नेम क्या हो जाएगा, मीथेन। n का वैल्यू आप जब 2 पुट करेंगे ये हो जाएगा C2H6। इसका 2 कार्बन का 8 होता है, ये हो जाएगा आपका मीथेन। फिर n का वैल्यू जब आप 3 पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा C3H8 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा। फिर आप n का वैल्यू जब 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा C4H10 हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा, इसका नाम ब्यूटेन। n का वैल्यू 5 पुट करेंगे जब तो ये हो जाएगा C5H12, और इसका नाम हो जाएगा आपका पेंटेन। उसी तरह n का वैल्यू जब 6 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा C6H14 हो जाएगा, इसका नाम आपका हो जाएगा हेक्सेन हो जाएगा। n का वैल्यू जब 7 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा C7H16 हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा आपको हेप्टेन हो जाएगा।
एन का वैल्यू जब आप 8 पुट करेंगे ये हो जाएगा C8H18 हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपको ऑक्टेन। कम से कम अंडर 10 में 10 तक आप लोगों को जानकारी रखना था, इसमें आपको 11th 12th में आपको 20 तक जानकारी रखना। उसके बाद वो एन का मान और आगे पुट करेंगे, इधर लिखते हैं, इधर लिख लेंगे, एल्केन का हम इधर लिख रहे हैं। एन का मान 9 से जब पुट करेंगे इसमें, ये एल्केन ग्रुप का है, ये एल्केन का इधर रेस्ट इधर लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा C9H आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा नोनेन, इसका नाम आपका हो जाएगा नोनेन। एन का वैल्यू जब आप 10 पुट करेंगे ये हो जाएगा C10H22, इसका नाम हो जाएगा आपका डेकेन। फिर उसी तरह एन का वैल्यू जब 11 पुट करेंगे तो C11H24 हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे अनडेकेन, इसको बोलेंगे अनडेकेन या कहीं कहीं यूनिडेकेन भी बोला। उसके बाद एन का वैल्यू जब आप 12 पुट करेंगे ये हो जाएगा C12H26 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दो डेकेन, इसको बोलेंगे दो डेकेन। एन का वैल्यू 13 पुट करेंगे तो C13H28 हो जाएगा, इसको बोलेंगे ट्राइडेकेन, इसको बोलेंगे ट्राइडेकेन। एन का वैल्यू 14 जब पुट करेंगे इसको ये हो जाएगा C14H30, ये हो जाएगा आपका टेट्राडेकेन, ये आपका हो जाएगा टेट्राडेकेन। एन का वैल्यू 15 जब पुट करेंगे ये हो जाएगा C15H32, ये हो जाएगा पेंटाडेकेन, ये आपका हो जाएगा पेंटाडेकेन। एन का वैल्यू 16 जब पुट करेंगे तो C16, C आपका 16 और H34 हो जाएगा, ये इसको हम लोग बोलेंगे हेक्साडेकेन, इसको बोलेंगे हेक्साडेकेन। नेक्स्ट N17 जब आप पुट करेंगे C17H36 हो जाएगा, इसको बोलेंगे हेप्टाडेकेन, इसको क्या बोलेंगे हेप्टाडेकेन। एन का वैल्यू जब 18 पुट करेंगे तो C18H38 हो जाएगा, ये वो इसको बोलेंगे हम लोग ऑक्टाडेकेन, इसको क्या बोलेंगे ऑक्टाडेकेन। एन का वैल्यू 19 जब पुट करेंगे ये हो जाएगा C19H40 हो जाएगा, ये हो जाएगा नोनाडेकेन, इसको बोलेंगे नोनाडेकेन बोलेंगे। उसके बाद एन का वैल्यू 20 जब इसमें पुट करेंगे ये हो जाएगा C20H42 हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं इकोसेन, इसको बोलेंगे इकोसेन। ये 20 तक आपको एकदम बढ़िया से आना चाहिए ताकि आगे आईपीसी में हम लिखेंगे या बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर जब बनेगा तो उस केस में इसका आपको जरूरत हो। ये बेसिक बहुत ही जरूरत का चीज़ है, इसको आप लोग को एकदम जानकारी रखना। तो इसको लिखिए आप लोग जल्दी से, उसके बाद फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब देखेंगे फिर इसी तरह एल्कीन का हम लोग आएंगे। एल्कीन में देख एन का मान यहाँ से 1 पुट कीजिए। सबसे पहले एन का वैल्यू जब आप इसमें 1 पुट करेंगे तो देखेंगे C×1 CH2 आएगा, तो इसका जो कॉमन नेम जो होता है मेथिलीन होता है, समझे, कॉमन नेम मेथिलीन होता है और आईपीसी नेम इसका नहीं होता, तो एन का मान 1 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें भी एन का मान आपको 1 एग्जिस्ट नहीं, चेक कर लीजिए C×1 या 2 - 2 0 हो जाएगा, हाइड्रोजन ही 0 होगा, तो दोनों में आपको एन का मान कहाँ से एग्जिस्ट करेगा प्यारे प्यारे बच्चों, 2 से एग्जिस्ट करेगा। हमेशा ध्यान रखो एन का मान एल्कीन और एल्काइन में आपको 2 से एग्जिस्ट करेगा, मतलब एन का वैल्यू आपको 2 पुट करना, तो 2 पुट करेंगे तो C2H4 हो जाएगा और 2 कार्बन का वर्ड रूट कभी चेंज नहीं होता, बताए थे आप लोगों को वर्ड रूट कभी चेंज नहीं होता। 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है 8, तो इसका क्या हो जाएगा 8 लिख के उसका सफिक्स लगा देंगे इन, तो क्या हो जाएगा एथीन हो जाएगा। फिर एन का वैल्यू आप 3 पुट करो तो क्या हो जाएगा C3H6 हो जाएगा और 3 कार्बन को होता प्रोप, तो ये हो जाएगा आपको प्रोपीन। एन का वैल्यू आप 4 पुट करेंगे तो क्या होगा C4H क्या हो जाएगा 8, इसका क्या नाम हो जाएगा ब्यूटीन हो जाएगा। एन का वैल्यू आप 5 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा C5H10 हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पेंटीन नाम हो जाएगा। फिर एन का वैल्यू आप 6 पुट करेंगे तो
तो क्या होगा C6H12 हो जाएगा, इसका नाम आपका हो जाएगा हेक्सीन हो जाएगा। N का वैल्यू आप 7 जब पुट करेंगे तो C7H14 हो जाएगा, इसका नाम आपका हो जाएगा हेप्टीन हो जाएगा। उसी तरह N का वैल्यू 8 जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा C8H16 हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपको ऑक्टीन हो जाएगा, इसका नाम आपका क्या हो जाएगा ऑक्टीन हो जाएगा। N का वैल्यू जब 9 पुट करेंगे तो 9 में आपका हो जाएगा C9H18 हो जाएगा, इसका नाम आपका हो जाएगा नोनिन हो जाएगा, इसका नाम नोनिन। N का वैल्यू जब आप 10 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा C10H कितना हो जाएगा 20, इसका नाम हो जाएगा आपको डेकीन हो जाएगा। तो ये आपको 20 तक करना, 10 तक आपको कर दिया है, 20 तक आपको खुद से करना है। 20 तक आपका एल्केन का और एल्काइन का आपको आना चाहिए। सेम है इसी तरह जब इसमें N का वैल्यू आपको 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका C2 और H कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 - 2 2 हो गया, तो 2 का ओवर रोटेट इसका सफिक्स क्या होता है आयन, तो क्या हो जाएगा इथाइन। N का वैल्यू जब आप 3 पुट करेंगे तो C3H4 हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका प्रोपाइन। उसके बाद N का वैल्यू जब आप 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा C4H8 हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपको ब्यूटाइन हो जाएगा। फिर N का वैल्यू जब आप 5 पुट करेंगे तो C5H कितना हो जाएगा आपका C5, अब यहाँ पे C4H6 हो जाएगा, C4H6 हो जाएगा ब्यूटाइन, ये हो जाएगा C5H8 हो जाएगा, इसका नाम आपका क्या हो जाएगा पेंटाइन हो जाएगा। ठीक है, फिर N का वैल्यू आप 6 पुट करेंगे जब तो उस केस में आपको हो जाएगा C6H कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसका नाम आपका हो जाएगा हेक्साइन हो जाएगा। फिर N का वैल्यू जब आप 7 पुट करेंगे ये हो जाएगा C7H कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपको हेप्टाइन हो जाएगा। उसके बाद N का वैल्यू 8 पुट करेंगे जब तो क्या होगा C8H कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपको ऑक्टाइन हो जाएगा। फिर N का वैल्यू जब 9 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका C9H कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा नोनाइन हो जाएगा। उसके बाद N का वैल्यू जब आप 10 पुट करेंगे तो 10 में आपका क्या आ जाएगा 10 जब पुट करेंगे तो C10H 20 या 18 हो जाएगा, 2 लेस कर देना है तो ये हो जाएगा आपका डेकाइन हो जाएगा। तो ये आपको एकदम बढ़िया से आना चाहिए, इसका भी 20 तक कर लेंगे, इसका भी 20 तक कर लेंगे। तो ये सबसे बेसिक कंसेप्ट हो गया आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इसको आप बढ़िया से आप संभाल लेते हैं, फॉर्मूला को जान लेते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आप लिख लीजिए जल्दी से, फिर इसके बाद हम लोग आगे बताते हैं। हेलो बच्चों, लिख लिए अभी आप लोग जो अभी बताया गया था क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन का अंतर्गत एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का, कि उसमें N का मान 1 से लेकर 20 तक का एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आपको सबका नेम और फॉर्मूला आपको ध्यान रखना। इसको अगर आप ध्यान रखते हैं तो फिर IPSC नेम लिखने में बहुत आसानी होगा, स्ट्रक्चर बनाने में आसानी होगा, इस चीज़ को एकदम हमेशा ध्यान रखना है। अब देखिए इस पर आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पे जैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको आना चाहिए, कैसे स्ट्रक्चर इसको बनाना, फिर IPSC नेम भी आप लोग को बताएं। तो स्ट्रक्चर जो हम लोग बनाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ कौन सा कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको सबसे पहले ध्यान रखें, जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं इन जनरल, कॉपी पे बनाते हैं, बोर्ड पे बनाते हैं, इन जनरल जो होता है उसको 3 टाइप्स का आप बना सकते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर को 3 तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला होता है एक्सपेंड फॉर्म, उसको पहले पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा हिंट्स किए थे, तो यहाँ पे इसको ये इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आपको स्ट्रक्चर बनाना है। एक्सपेंड फॉर्म, उसके बाद होता है कंडेंस्ड फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म होता है, और थर्ड जो होता है इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्म या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये हमेशा ध्यान रखना है, ये 3 तरीके से स्ट्रक्चर बनाया जाता है, और ये 2D फॉर्म होता है, तीनों फॉर्म जो बनता है 2D फॉर्म, और एक 3D फॉर्म भी होता है जो आगे हम लोग देखेंगे।
तो जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल में आपको जैसे लिखना पेंटेन, पेंटेन का स्ट्रक्चर बना, पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12, ठीक है, C5H12 ये पेंटेन। अब सबसे पहले एक्सपेंड फॉर्म बनाएंगे, तो सबसे पहले ये देखिए एल्केन ग्रुप का N लगा हुआ, तो एल्केन के बीच 5 कार्बन है, 5 कार्बन बना लेंगे, और एल्केन में प्रत्येक कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, एल्केन में प्रत्येक कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसका कितना है 12 है, तो प्रत्येक कार्बन टेट्रा वैलेंस है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कार्बन के बीच प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड होना चाहिए, सबका सब में हाइड्रोजन से अटैच कर देंगे, ऑक्टेट पूरा कर देंगे, सबका ऑक्टेट। ये जो स्ट्रक्चर आपका बना फर्स्ट में, इसको कहते हैं हम लोग एक्सपेंड फॉर्म, इसको कहेंगे हम लोग एक्सपेंड, एक्सपेंड मतलब तब फैलना, एक्सपेंड फॉर्म इसको बोलते हैं। फिर इसी स्ट्रक्चर को कंडेंस करें, एक जगह जमा कर देना कार्बन है, तो इसी को ध्यान में रखते हैं। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पे है, ये आपका CH3 हो गया, ये जो आपका ये आपका क्या हो गया CH3, इसको लिख दिए CH3, फिर आपका हो गया CH2, तो फिर लिख दिए CH2, फिर आपका क्या है CH2, फिर लिख दिए CH2, फिर आपका क्या है CH2, तो यहाँ पे आपका हो गया क्या CH2 हो गया। अब यहाँ पे CH2 के बाद फिर यहाँ क्या आपका CH3, तो देखो गौर से ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखता है इसी को कहते हैं कंडेंस्ड फॉर्म, इसी को क्या बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्म इसको बोलते हैं, ठीक है। एक्सपेंड फॉर्म बोलेंगे या कंडेंस्ड फॉर्म बोलेंगे। अब फिर इसको तीसरे तरीके से आप इसको बना सकते हैं, जिसको बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन में आपको कार्बन हाइड्रोजन नहीं दिखेगा, सीधे आपको 1 2 3 4 5 ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया, इसको कहेंगे बॉन्ड लाइन फॉर्म। तो जनरली ये स्ट्रक्चर आप जो कॉपी बोर्ड पे जनरली आपको दिखता है वो आपको 2D फॉर्म या तो एक्सपेंड फॉर्म में रहेगा या तो कंडेंस्ड फॉर्म जाएगा। और एग्जाम आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, सिर्फ स्ट्रक्चर आपको दे देगा, अगर पार्टिकुलरली एक्सपेंड फॉर्म करके लिखेगा तो एक्सपेंड फॉर्म करके लिखना, अगर मान लो कंडेंस्ड फॉर्म करके लिखा रहेगा तो कंडेंस्ड फॉर्म लिखना, बॉन्ड लाइन फॉर्म लिखना तो बॉन्ड लाइन फॉर्म लिखना। अगर कोई चीज आपको नहीं एक्सप्लेन किया है, सीधे दे देगा कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, आप किसी भी फॉर्म में उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया स्ट्रक्चर बनाने का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। ये एल्केन कंपाउंड का, उसी तरह एल्कीन कंपाउंड का बनाएंगे, एल्कीन कंपाउंड में एक जगह कहीं डबल बॉन्ड, जैसे मान लिया इसी का ये पेंटेन हो गया। सेकेंड एग्जांपल मान लो पेंटीन, पेंटीन का फॉर्मूला होता है C5H10। अब देखो इन लगा है तो एल्कीन ग्रुप है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 5 कार्बन बना लेंगे। अब एल्कीन में क्या बताए थे डबल बॉन्ड होता है, तो एक जगह डबल बॉन्ड है, ये नहीं सभी जगह, कहीं अपने मन से डबल बॉन्ड दे देना और सब उसके बाद ऑक्टेट पूरा कर देना। ऑक्टेट पूरा करने के बाद इसमें ये आपका ऑक्टेट पूरा हो गया, ये आपका ऑक्टेट पूरा कर दिए सब कार्बन के बीच। अब ये स्ट्रक्चर हो गया एक्सपेंड फॉर्म किसका पेंटीन का हो गया। तो इसी तरह आप इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे तीसरा एग्जांपल आप अगर लेना चाहते हैं एक एल्काइन ग्रुप का भी ले लीजिए पेंटाइन, पेंटाइन का फॉर्मूला होता है C5H क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसमें देखिए 5 कार्बन उसी तरह। अब एल्काइन ग्रुप का है एक जगह ट्रिपल बॉन्ड, कहीं पे आप ट्रिपल बॉन्ड लगा, मान लीजिए यहीं पे ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिए, इसका ऑक्टेट पूरा कर लीजिए, हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये दोनों तो ऑक्टेट है, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये आपका हो गया किसका स्ट्रक्चर पेंटाइन का स्ट्रक्चर। तो एल्कीन और एल्काइन का एक आपको एग्जांपल दे दिया गया, किस तरह आपको जो 20 कार्बन तक जो आपको लिखाया गया उसका किस तरह आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। या तो एक्सपेंड फॉर्म लिख सकते हैं, या तो कंडेंस्ड फॉर्म, या तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बनाना और हर एक पे प्रैक्टिस करना। देखो प्रैक्टिस से बढ़ के कुछ होता नहीं, आपको किसी भी चीज़ में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना वो चीज़ आपको सिंपल लगने लगेगा। एक इसी में एक कहावत है आपको पता होगा, सचिन तेंदुलकर भारत का एक महान बल्लेबाज जो क्रिकेट का भगवान उनको बोला जाता है। तो एक बार भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था, उसमें एक न्यू प्लेयर ऑस्ट्रेलिया का था ब्रेड हॉग। ब्रेड हॉग एक नया प्लेयर था और उस दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच चल रहा था। देखिए आप इस कहानी से आपको एक्सप्रेशन मिलेगा, इंस्पायर आप होंगे कि प्रैक्टिस कितना जरूरी है।
तो ब्रेड हॉग बॉलिंग कर रहा था, सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहा था और ब्रेड हॉग ने उस दिन सचिन तेंदुलकर को बोल्ड कर दिया। तो एक नया प्लेयर था, सचिन तेंदुलकर एक बहुत पुराना प्लेयर था जिसको क्रिकेट का भगवान कहा था। उस दिन ब्रेड हॉग के लिए बहुत बड़ा दिन था, जो सचिन तेंदुलकर को भी बोल्ड कर दिया। जो बोल्ड तो वो खुशी से पागल हो गया और जिस गेंद से वो बोल्ड किया उस गेंद को पूरे मैच में अपने पास रखा और लास्ट में जब मैच खत्म हुआ तो वो बॉल लेके सचिन तेंदुलकर के पास गया और बोला कि सर आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, आपको मैंने बोल्ड किया, प्लीज ऑटोग्राफ। तो कुछ देर के लिए सचिन तेंदुलकर उस बात को सोचा और उसने लिखा कि तुम्हारे जिंदगी में यह दिन कभी नहीं दोबारा है। अब बताइए इस लाइन को लिखने के बाद क्या हुआ, इंसान सोया होगा? नहीं, वह इंसान उस जिस गेंद पे बोल्ड हुआ था उसको निकाला होगा, ऑनलाइन निकाल के उस पर प्रैक्टिस किया, दिन रात एक कर दिया होगा और इतना बार प्रैक्टिस किया। उसके बाद से लगभग 37 टाइम्स भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, जिसमें 37 बार ब्रेड हॉग और सचिन तेंदुलकर आपस में मैच खेले और आज तक ब्रेड हॉग एक बार भी सचिन तेंदुलकर को आउट नहीं कर पाया। दैट मीन्स बॉल तो दूर की बात, कैच आउट भी नहीं हो पाया। तो ये कहानी आपको दर्शाता है, दिखाता है कि प्रैक्टिस से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। आपको जो पढ़ाया गया उसको आप प्रत्येक दिन अगर पढ़ते हैं तो आपका जो आने वाले दिन होगा, जैसे एग्जाम के टाइम पीरियड होगा, एग्जाम के समय होगा, वो आपको उस समय एकदम थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए और जैसे आज आप पढ़ रहे हैं, कल का परफॉर्मेंस कैसे बेहतर होगा। तो आज जो आपने क्लास में पढ़ा उसको रात में उसको पढ़िए 1 घंटा जाके। पढ़ने के बाद अगर मान लीजिए कोई तो उसमें नहीं समझ आता, नेक्स्ट डे पूछिए, या फिर जो चीज़ आपको क्लास में हेडिंग डलवाया जाता है किसको कल पढ़ेंगे उस टॉपिक को आप पढ़ते हैं। 2 चीज, उसके बाद तीसरा जो चीज़ इसमें होता है, तीसरा जो चीज़ आपका आ जाता है, ये आपका आता है कि जैसे आपको पर्याप्त नींद भी लेना है, 5 से 6 घंटा आपको सोना भी है, तब कल का क्लास का परफॉर्मेंस आपका बेहतर होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए प्रैक्टिस से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे जेन्युइन तरीके से तो आसान हो जाएगा। अभी हम लोग बता ही रहे थे कि आपको स्ट्रक्चर किस तरह से बनाना है, एल्केन एल्काइन के आपका एग्जाम्पल दिए, इस तरह से आपको बनाना है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, बताते हैं।